दोस्तों नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास क्रम को देख रहे थे और ब्रिटिश काल से हमने शुरू किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में गठन होता है और फिर वह भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आती है, किंतु यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर वह एक प्रशासनिक निकाय बनेगा। तो किस अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन हुआ तो उसकी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने 1773 का बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी। तो एक बार फिर से उसके मुख्य प्रावधान जो किए गए थे उसको रिवाइज करवा देते हैं। पहला, हमने आपको बताया था कि बंगाल 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो हमने बताया था वारेन हेस्टिंग्स था। पहला परिवर्तन ये लाया गया। दूसरा परिवर्तन हमने कहा था कि अभी तक बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियां तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, लेकिन पहली बार होगा कि मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। अगला हमने कहा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, इसी 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट में। अगला प्रावधान बताए थे कि 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस शक्ति दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों पर नज़र रखे और अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की हिला हवाली की जाती है या किसी प्रकार की घपलेबाजी की जाती है तो चाहे वो नागरिक, राजस्व, सैन्य, 3 मामले विशेषकर बताए गए, राजस्व, नागरिक व सैन्य, इनके संबंध में वो ब्रिटिश सरकार को समय समय पर अवगत कराती रहे। अगला हमने कहा था इसी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें निजी व्यापार करने से प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा उपहार व भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना भी मनाही कर दी गई थी। किंतु इस अधिनियम में कुछ कमियां थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स जो पिट हैं वहाँ के इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर इसे पिट्स एक्ट 1784 के नाम से जाना गया। आइए हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या संशोधन या क्या 1773 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करते हुए पिट्स एक्ट 1784 में क्या नया किया गया, तो एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला क्या किया गया, 1784 के पिट्स अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे वह कमर्शियल मामले थे, वाणिज्यिक मामले थे, दोनों के बीच अलगाव किया गया, दोनों मामलों को पृथक पृथक कर दिया गया। तो पहला परिवर्तन आया क्या, कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक या वाणिज्यिक मामलों या कमर्शियल मामलों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया और कंपनी पर कंट्रोल और सशक्त किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया, तो ध्यान रखिएगा, तो एक और इकाई का गठन किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है या बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रमुख इकाई बन गई। अब कोई भी राजनीतिक मामले से संबंधित कोई भी निर्णय लेना होता तो इसके लिए जिम्मेदार एक इकाई थी, उसी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल या इसी को नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। जबकि कंपनी के व्यापारिक या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को शक्तियां सौंपी गई। तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नई निकाय या बॉडी का सृजन किया गया, जबकि कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कार्य कर रही थी। तो ये आपका नया परिवर्तन किया गया। अगला क्या,
1784 के एक्ट में किया गया। तो 1784 के पिट्स एक्ट में नया प्रावधान किया गया। अभी तक पीछे हमने बताया था 1700 कोरिलेशन करके आपको हर चीज़ सीखना है। तो 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये शक्ति दी गई थी कि भारत में कंपनी के कर्मचारियों व उनकी गतिविधियों पर नजर रखे और इसके लिए कंपनी के नागरिक राजस्व व सैन्य मामलों के संबंध में अधीक्षण करती रहे कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये समय समय पर इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को अवगत कराता रहे कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अब नागरिक सैन्य, 3 मामले याद रखिएगा, नागरिक सैन्य तथा राजस्व मामले पर अब अधीक्षण सुपरविजन करने की शक्ति किसको सौंप दी गई, 1784 में तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दी गई। जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो ये आपका था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो मुख्य प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो 1784 में क्या किया गया, पहला मुख्य प्रावधान किया गया, कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक मामलों को एक दूसरे से पृथक किया गया, अलग किया गया और राजनीतिक मामलों के लिए एक नया निकाय या बॉडी का सृजन किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना गया। जबकि वाणिज्यिक मामलों या व्यापारिक गतिविधियों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करता रहा। दूसरा क्या परिवर्तन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिक शक्तियां सौंपी गई। अब वह भारत में नागरिक राजस्व सैन्य से संबंधित गतिविधियों को यानी पर सुपरविजन रखता, जबकि यही शक्तियां पहले किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें देख लेते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या परिवर्तन किया जाता है। तो 1813 के चार्टर अधिनियम में भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन होता है। चूंकि शुरुआत में कंपनी को 15 वर्षों में भारत से व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन इसे समय समय पर ज़्यादा किया जाता रहा चार्टर के माध्यम से। तो अब होगा क्या कि जो ब्रिटेन में अन्य या यूरोप में अन्य कंपनियां थी, उनके द्वारा भी मांग किया जाने लगा, अन्य देशों के द्वारा उनको भी भारत से व्यापार करने के लिए परमिशन दिया जाए। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा कंपनी या ब्रिटिश सरकार इसके लिए राजी नहीं है, लेकिन जब यूरोप के अन्य देशों का शासकों का दबाव आना शुरू हुआ, तो अंततः ब्रिटिश सरकार को एक चार्टर बनाना पड़ा। उसी को 1813 का चार्टर अधिनियम कहा जाता है। इसमें किया क्या गया, इसमें ब्रिटिश सरकार ने चार्टर अधिनियम पारित करके कहा कि चीन का मतलब जो चीन से व्यापार होता था, आज का वही चीन जो भारत के उत्तर में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में, तो इस अधिनियम के अंतर्गत किया क्या गया, कहा गया कि वह अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो ना तो भारत से व्यापार कर सकती और ना ही चीन से व्यापार कर सकती, और भारत के संदर्भ में कहा गया वो चाय का व्यापार नहीं करेंगी। तो चाय का, भारत में चाय व चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थी, जबकि अन्य सभी मामलों में व्यापार करने की अनुमति यूरोप के अन्य सभी देशों की कंपनियों को सौंप दी गई। तो एकाधिकार 1813 के अधिनियम में ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ है, एक है चाय और दूसरा है चीन। चाय और चीन 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यानी 2 चीज़ों पर अभी केवल व्यापार कर सकती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा अन्य सभी मामलों में यूरोप की अन्य देशों की कंपनियों को भी अनुमति प्रदान कर दी गई। दूसरा क्या परिवर्तन किया गया, इसी अधिनियम के तहत चूंकि अब किसी
धर्म के प्रति जब आकर्षित होगे तो तभी आप उन देशों की वस्तुओं की मांग करोगे या उनकी शिक्षा, उनकी बातों को आप स्वीकार करोगे। तो धार्मिक हस्तक्षेप भी इस अधिनियम में किया गया और एक कहा गया कि जो ईसाई मिशनरीज हैं उन्हें भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो दूसरा परिवर्तन किया गया और भारत में चूंकि शिक्षा का स्तर बहुत बदतर था तो कुछ भलाई का काम भी होता रहे और भारत की आम जनता में ब्रिटिश सरकार की छवि एक अच्छी बनी रहे, कुछ भला काम करके, तो उसके लिए भी प्रयास किया गया। तो भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये राशि के अनुदान राशि के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई। तो ये 3 परिवर्तन 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए। कौन कौन? पहला, चाय और चीन के अलावा अन्य सभी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। दूसरा, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति प्रदान कर दी गई। और तीसरा, भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये अनुदान राशि के रूप में प्रदान किया गया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना, आपको आधुनिक भारत में बताएंगे आगे कि ब्रिटिश मुस्कराए भी भारत में, तो मुस्कराहट के पीछे कुछ ना कुछ औपनिवेशिक हेतु उनका जरूर था। वो भारत का विकास नहीं करना चाहते थे। पूरे आपका आधुनिक भारत में देखोगे जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सुधार करेंगे वो उनका अपना उद्देश्य को सुनिश्चित करना होगा, ना कि भारत का विकास करना। लेकिन कई बार अनजाने अनचाहे में विकास हो ही जाता है और उसी का फायदा भारत भी आगे उठाएगा। अगला देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो व्यापक स्तर पर क्या किया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम में परिवर्तन किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया? व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया। तो क्या परिवर्तन किया गया इसको समझते हैं। तो इस अधिनियम के तहत कंपनी के चीन व चाय के साथ अभी एकाधिकार मोनोपोली बनी हुई थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के अधिनियम में चीन व चाय के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली थी, एकाधिकार था, अन्य कोई ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, तो उसको भी यानी अन्य कंपनियों, यूरोप की अन्य कंपनियों को भी चीन व चाय के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। कहने का मतलब हुआ कि पूर्व में स्थित देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति अन्य सभी यूरोपीय कंपनियों को भी प्रदान कर दिया गया और इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। दूसरा अधिनियम यानी परिवर्तन क्या किया गया? तो 1833 के अधिनियम में, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर पूछा जाए पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के डबल जी को भारत का डबल जी बना दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ऐसा पद प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ऐसा पद प्राप्त करने वाले। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, बताइए बंगाल का अंतिम डबल जी यानी बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम रूप से कौन था, तो विलियम बेंटिक था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और क्या किया गया? अभी तक जो मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसियाँ होती थी उनको विधायी संबंधी शक्तियों से वंचित नहीं किया गया था। वो अपने क्षेत्र में अपने
कानून बना सकती थी, लेकिन पहली बार होगा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली जाएगी और इसी से केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी, अर्थात पूरी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल में सौंप दी जाएंगी। तो इस अधिनियम में अगला परिवर्तन क्या किया गया? तो अगला परिवर्तन किया गया कि जो बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको विधायी संबंधी शक्तियों से भी वंचित कर दिया गया और अंतिम सर्वे सर्वा यानी विधायी संबंधी असीमित अधिकार किसको दे दिए गए? भारत के गवर्नर जनरल अर्थात विलियम बेंटिक को असीमित अधिकार सौंप दिए गए। वह भारत में अब किसी भी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में क्या कर सकता था? कोई भी कानून बना सकता था। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी की भूमिका न निभा करके बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध प्रशासनिक इकाई बन गई। एक विशुद्ध यानी प्रशासनिक इकाई बन गई, राजनीतिक इकाई बन गई, ना कि व्यापारिक कंपनी के रूप में रही। तो अगला परिवर्तन किया गया ये। और क्या परिवर्तन किया गया? तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, किसकी? लॉर्ड मैकाले, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन किया गया। किसका किया गया? विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन किया गया। अगर पूछा जाए लॉ कमीशन, भारत में पहला लॉ कमीशन का गठन कब किया गया? 1833। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। और किस अधिनियम के अंतर्गत? तो 1833 के अधिनियम के अंतर्गत। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, फिर 1861, 1892 से लेते होते हुए आगे के 1919वां, 1935वां, 1947 के अधिनियम को समझेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन भी बहुत होती, लेकिन आपको इंटरलिंकिंग के साथ हम आपको बता रहे हैं, तो वो आपको इसी प्रकार समझना है। और हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, आते हैं, तो हम आगे डिस्कशन करेंगे। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, आपके लिए बेनिफिट हो, लाभदायक हो, तो आप सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सुझाव भी अपने दे सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम उसको सुधार सकें। थैंक यू।